गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर लिया था, जहां पर हम लोगों ने 4 तरह के क्वांटम नंबर्स को पढ़ा था। द फर्स्ट वन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वन इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज द स्पिन क्वांटम नंबर। जब हम लोगों ने क्वांटम नंबर को पढ़ लिया था तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई थी। मींस इलेक्ट्रॉन की परफेक्ट पोजीशंस के बारे में हम लोगों को पता चल गया था। मींस हम लोगों को इस बात का पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर है, इलेक्ट्रॉन किस सब सेल के अंदर है और इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। और साथ के साथ हम लोगों को उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में भी पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन स्पिन मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जहां पर सेल के बारे में हम लोगों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ने बताया, सब सेल के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर l ने बताया एंड ऑर्बिटल के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया और स्पिन के बारे में हम लोगों को स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया था। क्लियर आप लोगों को? तो अब बात कर लेते हैं हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की। जो ऑर्बिटल्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन ऑर्बिटल्स की शेप क्या होगी। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग देखते हैं आज। क्लियर आप लोगों को? सो शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिस्कस करने से पहले हम लोग जब स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास एक टर्म आई थी प्रोबेबिलिटी, और वहां पर साई की एक वैल्यू आई थी। तो वहां पर हम लोगों को इस बात का पता चला था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस अबाउट 90%। क्लियर आप लोगों को? तो सबसे ज्यादा जहां पर प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पाने की वही हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल्स। तो जब हम लोग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे तो मेरे पास वहां पर वैल्यू आई थी साई की। किसकी वैल्यू आई थी बेटा? साई की वैल्यू आई थी। तो साई का यहां पर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट साई स्क्वायर हैज ए फिजिकल सिग्निफिकेंस, हैज ए फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो हम लोगों को साई स्क्वायर का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस मिला था? साई स्क्वायर हम लोगों को बताता था एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। क्लियर आप लोगों को? तो हम लोगों को साई स्क्वायर पता चल गया किसी भी ऑर्बिटल के लिए, साई की वैल्यू हम लोगों को पता चल गया, हमने उसका साई स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने देखा कि 1s ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए बेटा? s ऑर्बिटल की बात करता हूं। s 1s तो बात की बात है, s ऑर्बिटल के लिए। क्लियर आप लोगों को? तो s ऑर्बिटल के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन की कहां पर मिलेगी बताइए? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मिलेगी। तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ऑर्बिटल कहलाएगा। समझ में आ गई? तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम है अराउंड द न्यूक्लियस, वो क्या होगा? हमारा ऑर्बिटल होगा। अब मैंने क्या देखा, ये था हमारे 1s के लिए। किसके लिए था बेटा? 1s के लिए। जैसे जैसे मैंने देखा 2s के लिए, तो 2s के लिए क्या मिला मुझे? ये मेरे पास न्यूक्लियस था। आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर कौन मिलेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी मुझे मैक्सिमम। और इससे जब मैं आगे की तरफ जाता हूं तो मुझे मेरी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी? धीरे धीरे डिक्रीज होगी। तो जब न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन आफ्टर दैट फर्दर इट विल इंक्रीज। उसके बाद ये फर्दर क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। तो समझ में आया? आप लोगों ने क्या चीज देखी कि यहां पर 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर मैक्सिमम थी, तो 2s की बात करूं तो दूसरी सेल के अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन 2s के पास यहां पर मैक्सिमम थी। क्लियर? तो बीच की ये जगह बची जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या रहेगी बताइए? 0। बस देखिए चीज को समझिए, यहां से जा रहे हो डिक्रीज हो रही है, फिर आगे जाके क्या हो रही है? फर्दर इंक्रीज होने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीच का जो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल 0 है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाने की जो प्रायिकता है वो बिल्कुल क्या है? 0 है, नहीं पा सकती। इसका मतलब उन्होंने इस एरिया को बेटा कहा नोडल सरफेस। तो व्हाट इज नोडल सरफेस? मैं पहले बता चुका हूं, या इसको बोले नोड। जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, वहां पर क्या कहलाएगी? 0। फिर मैंने बेटा इसको 3s के लिए चेक किया, और 3s के लिए देखा तो ये मेरा पास न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले यहां पर मैक्सिमम होगी, फिर नोड आएगी, नोड के बाद फिर यहां पर मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अरे क्लियर है? फिर यहां पर मैक्सिमम होगी, बीच में यहां पर क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने देखा कि यहां पर अगर मैं x डायरेक्शन, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर मैंने देखा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सभी कोऑर्डिनेट्स के अंदर सेम थी।
एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड एक्सिस के लोग। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से मुझे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स की जो सॉरी एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल होती है। कैसी होती है बेटा? स्फेरिकल। समझ में आया आप लोगों को? एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला कि एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है कैसी होती है? स्फेरिकल। यहां पर बीच में क्या होंगे बेटा? ये नोड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये नोड। समझ में आ गया आप लोगों को? तो आप लोग देखिए 1 था, वहां पर नोड कितनी थी? 0। जब 2s की बात की तो वहां पर नोड कितनी थी बेटा? बताइए। 1 नोड थी। जब 3s की बात की तो नोड यहां पर कितनी आ गई? 2। तो टोटल नोड आप लोगों को अगर निकालनी हो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर तो बेटा n-1 कर दो। अरे n की वैल्यू आप लोगों को पता है सभी के लिए। आप लोग क्या कर दोगे? n-1 कर दोगे और n-1 कर दिया तो वहां पर आप लोगों के लिए इजीली क्या निकाल लोगे बेटा? अपना टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल। क्लियर आप लोगों को? समझ में आई यहां तक की बात? ओके। सो पहली बात तो इनकी मुझे नोड्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने के बाद पता चला कि एस ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। उसके बाद मैं बात करता हूं दूसरी बात। मुझे कंफर्मेशन कैसे हुई कि वास्तव में स्फेरिकल होती है? अगर मैं इसके एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब L की बात करूं तो वो भी एस ऑर्बिटल के लिए कितना आया था? 0 आया था। जब ये वैल्यू 0 आई थी, साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मींस ऑर्बिटल्स की अलोंग भी बात करूं तो वो वैल्यू भी एस ऑर्बिटल्स के लिए कितनी थी? 0। तो इसका मतलब ये बात हुआ था कि एस ऑर्बिटल्स की सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, कोई अलग अलग ओरिएंटेशन नहीं है। क्लियर है? और एक ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन तीनों डायरेक्शन के अंदर सेम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के पाने की। तो इस वजह से हम लोग कह सकते थे कि एस ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी वो क्या होगी? कैसी होगी? स्फेरिकल शेप होगी। क्लियर आप लोगों को? तो हमारी एक बात क्लियर हुई कि चाहे s 1s हो, चाहे 2s हो, 3s हो, 4s हो, सबके लिए शेप कैसी होगी बेटा? स्फेरिकल। समझ में आ गया आप लोगों को बात? कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। हालांकि इनमें नोड्स प्रेजेंट होंगे और नोड्स का आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया, हाउ वी कैन कैलकुलेट नोड्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर आप लोगों को? तो हम लोग इस प्रकार से नोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक की बात? अब बात करते हैं रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की। रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर आप लोगों को? तो रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? 1s। न्यूक्लियस से दूर कौन सा होगा? अरे बोलो, बाहर वाला होगा 3s। उसके बाद कौन होगा? 4s। जैसे आप लोगों के पास ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे? बाहर होते रहेंगे। तो न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल सबसे ज्यादा, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है यहां पर, तो इसकी एनर्जी सबसे क्या होगी बेटा? कम होगी। और जितना ज्यादा, अगर मैं इसको अल्टरनेटिवली बोलूं तो जितनी ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा। समझ में आई आप लोगों को बात? तो मींस एनर्जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है कहीं पर, कहां पर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आप लोग पढ़ के आए थे ये बात कि इलेक्ट्रॉन अगर इंफिनिटी पे है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, एनर्जी सबसे ज्यादा। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नेगेटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी, जितना दूर जाता जाएगा एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी। तो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो इसी प्रकार से मैंने कहा कि 1s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, देन 2s, देन 3s एंड देन 4s। सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? 4s ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को? तो कैसा देखा गया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो तीनों एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग बराबर था, सेम थी। तो हमने कंक्लूड किया कि वो एनर्जी यहां पर जो इस s ऑर्बिटल की शेप कैसी रहेगी? स्फेरिकल रहेगी। जब हम लोगों ने 2s ऑर्बिटल की बात की तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही थी और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई एंड फर्दर उसके बाद फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लगी? बढ़ने लगी। तो मैंने देखा कि बीच में एक ऐसी जगह आई जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 थी, वहां पर मैंने उसको किसका नाम दिया? नोड का नाम दिया। क्लियर आप लोगों को? 3s के लिए भी हम लोगों ने देखा। क्लियर है? समझ में आई यहां तक बात? नेक्स्ट देखते हैं बेटा शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। किसके लिए बात करेंगे? शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट हम लोगों के पास है शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। तो बेटा क्या हुआ कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी करो
प्रोड्यूस कर रहे थे या देख रहे थे p ऑर्बिटल्स के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को बिलो द न्यूक्लियस और अबाव द न्यूक्लियस मैक्सिमम मिली। इस प्रकार से हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या मिली, सबसे ज्यादा मिली। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि p ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो दो लोब्स के अंदर प्रेजेंट है, टू लोब्स के अंदर, और दोनों लोब्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, सेम है। तो जब हम लोगों ने उसके ऊपर बाउंड्री सरफेस उसका डायग्राम बनाया, उसकी बाउंड्री लाइंस ड्रॉ की, तो हम लोगों को दिखाई दिया कि वहां पर उस ऑर्बिटल की जो शेप है दैट इज द डंबल शेप। कैसी शेप है बेटा, डंबल शेप। तो p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है। कैसी होती है बेटा, डंबल शेप। क्लियर आप लोगों को। उसके बाद अगर मैंने क्या किया, वहां उसके अंदर से एक प्लेन पास किया। क्लियर आप लोगों को, क्या किया, एक प्लेन पास किया। तो जहां से मैंने प्लेन पास किया उसके बीचों बीच वहां पर मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो मिली। तो इसका मतलब वहां पर क्या था, नोड। भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो मैंने एक प्लेन पास करके देखा, और कहां से पास करके देखा, जहां से मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, दिख रही थी, जीरो दिख रही थी। तो जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिली वो क्या कहलाएगी, नोड। और जो प्लेन पास किया है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, उस प्लेन को जहां से हमने पास किया है उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। क्लियर आप लोगों को। जिस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, जीरो है, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बताइए, नोडल प्लेन। तो नोड निकालने का फॉर्मूला तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, दैट इज इक्वल टू n-1। क्लियर आप लोगों को। अब देखिए s ऑर्बिटल की जब मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, तो वहां पर सभी डायरेक्शन, न्यूक्लियस की सभी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी मेरी, सेम थी। और इसी वजह से मैंने क्या कहा था कि उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। क्लियर आप लोगों को। लेकिन अगर मैं यहां से इसकी अलग अलग डायरेक्शन में देखता हूं, तो मुझे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबके लिए हर डायरेक्शन में क्या मिलती है, अलग अलग मिलती है। समझ में आ गया। कहीं पर जीरो है, कहीं पर मैक्सिमम है, कहीं पर थोड़ी बहुत है, मिनिमम है। क्लियर आप लोगों को। तो मेरे पास ये हुआ कि जो s ऑर्बिटल होता है दैट इज इक्वल टू नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है ये, नॉन डायरेक्शनल। और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा ये कैसे होंगे, डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर आप लोगों को। अब बात करते हैं कि जब p ऑर्बिटल के लिए बात करूं तो l की वैल्यू बेटा कितनी थी, 1 थी। अरे बोलो, एजीमुथल क्वांटम नंबर में p ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी थी, 1। अगर मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की बात करता हूं, तो इसके लिए हमारे पास यहां पर 3 ओरिएंटेशन थे, दैट इज इक्वल टू +1, 0 एंड -1। तो अब इस बात से ये कंफर्म हुआ कि जो p ऑर्बिटल है उनके अंदर 3 तरह की ओरिएंटेशन है। x एक्सिस के अलोंग है, उसमें अलग है, py के अलोंग अलग ऑर्बिटल ओरिएंटेशन अलग है, pz की ओरिएंटेशन अलग है। मींस px के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यूज अलग है, py के अलोंग अलग है, और pz के लिए अलग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम रहेगी सभी के अंदर, लेकिन डायरेक्शनल अलग अलग रहेगी। डायरेक्शन क्यों, ये बात मुझे कहां से पता चली, क्योंकि मुझे यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यू मिली, और वहां पर मुझे पता चला कि p ऑर्बिटल की 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है अलोंग द डिफरेंट एक्सिस। क्लियर आप लोगों को। तो इसका मतलब यह हुआ कि px ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं तो x एक्सिस के अलोंग मुझे ऑर्बिटल की डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। py की बात करूं तो y एक्सिस के अलोंग मुझे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। pz की बात करूं तो z एक्सिस के अलोंग मुझे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। तो इस प्रकार से हम लोगों को पता चला कि px, py और pz तीनों ही p ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है, जिसकी बात हम लोगों को किसने बताई थी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताई थी। तो इनके शेप की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं, तो मेरे पास अगर मैं मान लो एक एक्स एक्सिस मानता हूं, इसको एक्स एक्सिस, और अगर मैक्सिमम डेंसिटी मुझे इलेक्ट्रॉन्स की कहां पर मिल रही है बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग मिल रही है। समझ में आ गया आप लोगों को, किसकी मिल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग मिल रही है। तो मैंने इसको किसका नाम दिया, px ऑर्बिटल का। अगर मुझे मैक्सिमम डेंसिटी y एक्सिस के अलोंग मिल रही है, तो मैंने इसका क्या नाम दिया, py। और अगर मुझे
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अलोंग मिल रही है बेटा बताइए, जेड एक्सिस के अलोंग मिल रही है। तो मैंने इसका किसका नाम दिया बेटा, जेड एक्स या पी जेड। किसका नाम दिया बेटा, पी जेड। समझ में आ गया आप लोगों को, किसका नाम दिया, पी जेड का। तो px ऑर्बिटल क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है। py का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी y एक्सिस के अलोंग है। pz का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा डेंसिटी pz के अलोंग है। समझ में आया, जेड के अलोंग है। समझ में आई आप लोगों को बात, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल जो होती है, सॉरी p सब सेल जो होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। द फर्स्ट वन इज px, सेकेंड वन इज py एंड थर्ड वन इज pz। अब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी के अलोंग भी मिल सकता है, x एक्सिस के अलोंग भी मिल सकता है, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के। क्यों, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमारी क्या होती है बेटा, सेम होती है। और इस वजह से बेटा इन ऑर्बिटल्स को हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स बोलते हैं बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो s ऑर्बिटल की शेप बेटा कैसी थी, स्फेरिकल थी। p ऑर्बिटल की शेप कैसी हुई हम लोगों के पास, डंबल शेप हुई। कैसी शेप हुई बेटा, डंबल शेप हुई। समझ में आई आप लोगों को बात। अब बात करते हैं इनकी एनर्जी की। बेटा मान लो मेरे पास कोई एक सबसेल है, या मैं उसके लिए n की वैल्यू मानता हूं 2, और 2 सेल के अंदर एक सबसेल है p। तो 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, कौन कौन से, px, py और pz। मेरी बात समझ में आई। दिस वन इज सेल, दूसरी सेल है, इसमें एक सबसेल होगी कौन सी, p, और उस p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, px, py, pz। और इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। इस बात को मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अरे सेम होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 3p ऑर्बिटल्स, मतलब तीसरी सेल के अंदर, तीसरी सेल है उसके अंदर p ऑर्बिटल है, p सबसेल है, तो उसके अंदर भी 3 ही होंगे। कौन कौन से, px, py और pz। तो क्या मुझे बताइए, क्या इन px, py, pz की एनर्जी इन तीनों के बराबर होगी, नहीं। यहां पर आप लोगों की 3p की एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर है। क्योंकि मैंने s ऑर्बिटल बताया था आप लोगों को, तो मैंने आप लोगों को वहां पर बताया था कि जो एनर्जी की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। अरे बोलिए मेरे भाइयों, समझ में आई आप लोगों को बात। तो इसकी एनर्जी यहां पर क्या रहेगी, 3 रहेगी, तो मैक्सिमम रहेगी। तो 2p की एनर्जी कम होगी किससे, 3p से। और ये जो px, py, pz ऑर्बिटल्स है, इनकी एनर्जी सेम रहेगी आपस में, इनकी एनर्जी सेम रहेगी आपस में, लेकिन इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं रहेगी आपस में। क्योंकि ये बेटा 2p के ऑर्बिटल्स है, ये किसके ऑर्बिटल्स है, 3p के। और 3p की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आई आप लोगों को बात, मेरी बात समझ में आई। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो क्या होती है, डंबल शेप होती है। p ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर रखता है, तो अलग अलग डायरेक्शन में हम लोगों की उसकी p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ओरिएंटेशन मिलती है। तो उसको हमने px, py और pz का नाम दिया। px मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम अलोंग x एक्सिस, py का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द y एक्सिस, pz का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द z एक्सिस। क्लियर है बेटा। ये इसमें प्लस और माइनस साइन यूज करते हैं, दैट ये प्लस और माइनस साइन क्या बताते हैं हम लोगों को, वेव फंक्शनल नेचर। प्लस मतलब पॉजिटिव वेव फंक्शन और नेगेटिव वेव फंक्शन। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, क्लियर है, सभी को समझ में आया p ऑर्बिटल्स के बारे में। p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट d ऑर्बिटल्स की तरफ। किसकी तरफ, d ऑर्बिटल्स की तरफ। सो शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स की बात करें आप लोगों के पास, तो क्या होता है, देखिए बेटा आपको पता है l की वैल्यू d ऑर्बिटल्स के लिए कितनी होगी, 2। तो m की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, -l2 प्लस l आएगी। अरे बोलिए, तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। अब ये 5 वैल्यू आने के बाद मुझे इस बात का पता चला कि x, y और z एक्सिस के अंदर d ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन सभी के लिए अलग अलग होगी। मतलब 5 तरह की d ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन होगी। d ऑर्बिटल्स हम लोगों को 5 तरीके से मिल सकता है अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई। क्लियर आप लोगों को कि d ऑर्बिटल हमें कितने तरीके से मिल सकता है, 5 तरीके से। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हम लोगों को उसकी कितनी ओरिएंटेशन बताई थी, 5 ओरिएंटेशन बताई थी। तो वो कैसे होंगी बेटा, जरा देखिए। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं और इसको y एक्सिस मान लूं, और मुझे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों के लोब्स के बीच में मिलती है। अरे बोलो किधर मिलती है, लोब्स के बीच में मिलती है। क्लियर आप लोगों को। अगर मैं इसको y एक्सिस मान लूं और इसको z एक्सिस मान लूं,
तो मुझे जो लोब्स मिलेंगे वो कहां पर मिलेंगे, दोनों एक्सिस के बीच में। ऐसे क्यों, अगर मैं इसको जेड एक्सिस एक्स एक्सिस मान लूं, इसको जेड एक्सिस मान लूं, तो लोब्स मुझे कहां पर मिलती है बेटा, इनके बीच में, एक्सिस के बीच में। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, इसको वाई एक्सिस मान लूं, लेकिन लोब्स अब मुझे बीच में ना मिलकर अलोंग द एक्सिस मिलती हैं। ये भी तो ओरिएंटेशन हो सकती है। दिस लास्ट है, अगर मैं इसको बेटा वाई मान लूं और इसको जेड मान लूं, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस प्रकार से मुझे एक ओरिएंटेशन मिलती है। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई? इस प्रकार से हम लोगों को एक ओरिएंटेशन मिलती है। तो देखिए कि जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनकी 5 तरह की ओरिएंटेशन है, वो 5 तरह से अरेंज हो सकते हैं। इसको मैं नाम दूंगा बेटा एक्स और वाई के बीच में तो डी एक्स वाई, इसको क्या बोलूंगा डी वाई जेड, इसको क्या बोलूंगा बेटा डी जेड एक्स, इसको क्या बोलूंगा बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको क्या बोलूंगा बेटा डी जेड स्क्वायर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डी जेड स्क्वायर। समझ में आई आप लोगों को? क्या बोलेंगे इसको, डी जेड स्क्वायर बोलेंगे। समझ में आई आप लोगों को बात? तो इस तरीके से 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और पांचों ऑर्बिटल्स की अलग अलग तरह की ओरिएंटेशन होती है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ध्यान रखना है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों के अंदर जो लोब्स होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस होती है, बिटवीन द एक्सिस। देखो एक्सिस के बीच में है ये लोब्स। और वहीं पर बात करूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनके यहां पर जो लोब्स होती हैं वो बेटा अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होती है। कहां पर होती हैं, अलोंग द एक्सिस होती हैं। तो यहां पर अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर देखो इसकी शेप कैसी मिल रही है, क्या तो हम लोग बोल सकते हैं इसकी शेप जो हम लोगों को मिल रही है दैट इज इक्वल टू डबल डंबल। दो डंबल दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, तो कैसी मिलेगी बेटा बताइए, डबल डंबल। कैसी शेप मिलेगी बेटा इसकी, डबल डंबल शेप मिलेगा। मैं दो डंबल है ना, क्लियर आप लोगों को? या इसको बेटा कई बार क्लोवर लीफ, क्लोवर एक पेड़ होता है उसका जो पत्ता होता है ना वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, तो क्लोवर लीफ शेप भी बोलते हैं इसको। समझ में आप लोगों को? तो डी ऑर्बिटल्स हम लोगों के पास 5 तरह के होते हैं दैट इज इक्वल टू डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इनके सभी की ओरिएंटेशन या इनके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है। मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इन सब की वैल्यू आप लोगों को बता चुका हूं कितनी होती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं किस किस के लिए कितनी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। डी के लिए कितनी होती है, तो डी जेड स्क्वायर के लिए बेटा कितनी होगी, डी जेड स्क्वायर के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0। क्लियर आप लोगों को? डी एक्स जेड के लिए कितनी होगी, डी एक्स जेड के लिए होगी +1, कितनी होगी +1। डी वाई जेड के लिए होगी बेटा -1, कितनी होगी -1। क्लियर आप लोगों को? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए होगी +2 और इसके लिए बेटा होगी -2। तो हम लोगों ने देखा था, यही तो देखा था 5 तरह के ओरिएंटेशंस हैं। तो 5 तरह के ओरिएंटेशन है, तो देखो 0, +1, -1, +1, +2 और -2। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये पांचों ओरिएंटेशन हम लोगों को किसकी मिलती है, डी ऑर्बिटल्स की मिलती है। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई? एक बार ओवर रिव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने क्या बात पढ़ी, किस किस की कैसे शेप पढ़ी है, जरा देखते हैं इस बात को। अच्छा, इनके ऑर्बिटल्स की, ये आप देखिए डी सबसेल है ना, तो डी सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है बेटा बताइए, 5 ऑर्बिटल है। 5 ऑर्बिटल मतलब 1 3 4 5, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर और लास्ट dz स्क्वायर। अरे यही पढ़ा हम लोगों ने। इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बेटा क्या होती है, सेम होती है। और जब पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी तो इन ऑर्बिटल्स को कौन सी ऑर्बिटल कहा जाएगा बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। कौन सी ऑर्बिटल्स कहा जाएगा बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स। समझ में आएगा? तो व्हाट इज डीजनरेट ऑर्बिटल्स? सर वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, वो क्या कहलाएंगे, डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। 5 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, वहीं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से 3d और 4d, तो यहां पर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब 3d वाले ऑर्बिटल्स की या 4d वाले ऑर्बिटल्स की? आप लोगों को पता था वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते थे कि सर 4d की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी ज्यादा होगी।
समझ में आ गया आप लोगों को। लेकिन डी के अंदर जो 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, dxy dyz dzx dx2 y2 dz2, उन सभी की एनर्जी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात, समझ में आ गई, क्लियर है। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं इस टॉपिक को, क्या देखा है हम लोगों ने। बेटा हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी s ऑर्बिटल की, क्लियर है। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू बेटा 0, m की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सर इसका कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, सिंपल एक ओरिएंटेशन में हम लोगों को मिलती है। इसकी शेप जो होती है वो रहती है स्फेरिकल। बेटा ये नॉन डायरेक्शनल कहलाता है, मींस सभी डायरेक्शन के अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर मिलती है। और इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। अगर मैं बात करूं 1s 2s 3s, एनर्जी सबसे ज्यादा इस ऑर्डर में फॉलो करेगी। समझ में आ गया आप लोगों को बात। वहीं पर बात करते हैं p ऑर्बिटल की। l की वैल्यू बेटा 1, m की वैल्यू बेटा यहां पर 3 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी आप लोगों को पता है, +1 0 और -1। मींस ओरिएंटेशन क्या होगी बेटा इसकी, 3 तरह की होंगी। और वो 3 तरह की अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस एंड अलोंग द जेड एक्सिस, क्लियर है। इनकी जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी बेटा, डंबल शेप रहेगी। कैसी रहेगी बेटा, डंबल शेप रहेगी। लेकिन इनकी डायरेक्शनल कैरेक्टर रखते हैं, मींस हर डायरेक्शन में अलग अलग हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, क्लियर आप लोगों को। तो अगर मैं बात करूं 2p 3p 4p, तो एनर्जी हम लोगों को इस प्रकार से मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं px py और pz, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी, वो चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो, सभी के लिए एनर्जी हम लोगों को क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। और इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं बेटा, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स, क्लियर आप लोगों को। इसकी शेप आप लोगों को मैं बता चुका हूं कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। इनकी शेप कैसी होती है बेटा, डंबल शेप होती है। अगर एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये होगा, अगर मैं इसकी px नाम होगा। अगर इसकी मैं y एक्सिस के अलोंग बात करूं तो इसका क्या होगा बेटा, ये py बोला जाएगा। अगर मैं इसकी z एक्सिस के अलोंग बात करूं तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, pz नाम दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है, मतलब वो px में भी प्रेजेंट हो सकता है, py में भी, pz में भी। अगर उस इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन x एक्सिस के अलोंग है तो वो इसका क्या कहेंगे, वो कहां पर प्रेजेंट है, px में। एक इलेक्ट्रॉन अगर उसकी ओरिएंटेशन y एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, उसको py में प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन अगर z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, pz। समझ में आ गया आप लोगों को बात, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है बेटा d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो l की वैल्यू कितनी होगी 2, m की वैल्यू बेटा कितनी होगी, अरे बोलो 2l + 1 कितनी आएंगी बेटा 5। कौन कौन सी, +2 +1 0 -1 -2, यही आएंगी। क्या क्या ऑर्बिटल हो सकते हैं, dxy dyz dzx dx2 y2 और dz2, अरे यही होंगे, बोलिए। तो इनकी ओरिएंटेशन इस प्रकार से अरेंज होगी, अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो डबल डंबल शेप होगी इनकी। कैसी शेप होगी बेटा, डबल डंबल। ये भी कैसा नेचर रखते हैं, डायरेक्शनल नेचर रखते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो 3d की एनर्जी 4d से और 4d की 5d से कम होगी, क्लियर है। तो मतलब ज्यादा किसकी होगी, 5d की। लेकिन अगर मैं इन पांचों ऑर्बिटल्स की बात करूं तो इनकी एनर्जी आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। और सेम रहेगी तो मैं इनको कौन सा ऑर्बिटल बोल सकता हूं, इनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोल सकता हूं, क्लियर है। इनकी शेप की बात करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, जो भी देखेंगे बाद में देखेंगे, वाई जेड बोल देता हूं। तो देखो दिस वन इज, अब नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, x और y के बीच में है तो dxy, y और z के बीच में है तो dyz, z और x के बीच में है तो dzx, x और y के बीच में है तो, बीच में नहीं, अब अलोंग द dx2 y2, और ये बेटा किसका रहेगा, dz। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम लोगों ने ये सब बातें अभी तक की हैं, इन सभी की एनर्जी फिक्स रहेगी आपस में, क्लियर, आप लोगों को सब सेम रहेगी, क्लियर है। सो ये हमारा टॉपिक था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने यहाँ तक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस किया है। सो आप लोगों को अच्छे ढंग से एक बार देखना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है इसको। सो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।